दोस्तों बेन 10 हमारे चाइल्डहुड के वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक कार्टून शोज में से एक है। आई एम श्योर आपने भी ये शो कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा तो इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। बेन 10 यूनिवर्स में हमें ना जाने कितने ही कैरेक्टर्स और एलियन स्पीसीज से इंट्रोड्यूस कराया गया। इनमें से कुछ कैरेक्टर और एलियंस तो इतने ज्यादा पावरफुल थे जो कि ना सिर्फ यूनिवर्स पर रूल करने, इनफैक्ट उसे डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते थे, और वहीं एक एलियन और उसकी स्पीसीज तो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, या यूं कहे कि वो इतनी ज्यादा ओवर पावर्ड थी जो कि सिर्फ अपने कुछ थॉट्स का यूज करके पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे फिर से रिक्रिएट भी कर सकती थी। लेकिन इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी भी एलियन स्पीसीज और कैरेक्टर्स थे जो भले ही स्ट्रेंथ और पावर वाइज इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जब भी बात नॉलेज, टेक और इंटेलेक्ट की आती थी तो इन कैरेक्टर्स और एलियंस का मैच पूरे यूनिवर्स में नहीं था। इनके थ्रू बनाए गए टेक और इनके इन्वेंशंस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्हें सरपास करना तो दूर, उन तक पहुंचना भी लिटरली इम्पॉसिबल था। आज की इस वीडियो में हम बेन 10 यूनिवर्स के टॉप 5 सबसे इंटेलिजेंट बीइंग्स को रैंक करेंगे, और उन्हें रैंक करने के 3 क्राइटेरिया होंगे। फर्स्ट इंटेलेक्ट यानी इंटेलिजेंस, सेकंड नॉलेज एंड थर्ड उनके थ्रू बनाए गए उनके टेक और उनके इन्वेंशंस। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। नंबर 5, एल्बिडो। दोस्तों एल्बिडो एक गैल्वन है जो कि बिलोंग करता है गैल्वन स्पीसीज से। ये वही सेम स्पीसीज है जिससे बेन का एलियन ग्रे मैटर और ओमनीट्रिक्स के क्रिएटर एजमथ बिलोंग करते हैं, और इनके होम प्लैनेट का नाम गैल्वन प्राइम है। ये एलियन स्पीसीज बेन 10 यूनिवर्स की सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज में से एक है, और पूरे यूनिवर्स में अपनी एक्सट्रीम नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। और बात अगर एल्बिडो की करें तो एल्बिडो कोई नॉर्मल गैल्वन नहीं था, बल्कि वो एजमथ का सबसे ब्रिलियंट और काबिल असिस्टेंट था। और जब एजमथ ओमनीट्रिक्स को बना रहा था तब एल्बिडो ने ओमनीट्रिक्स की कोडिंग, उसके ब्लूप्रिंट्स और इंटरनल मैकेनिज्म को समझने और डेवलप करने में एजमथ की बहुत मदद की थी। एजमथ के बाद एल्बिडो न सिर्फ गैल्वन प्राइम का बल्कि पूरे यूनिवर्स का दूसरा सबसे स्मार्टेस्ट गैल्वन था। एजमथ ने खुद एल्बिडो को हमेशा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और काबिल असिस्टेंट माना था, बट एजमथ ने ये भी कहा था कि एल्बिडो में पेशेंस की बहुत कमी है और ईगो और एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। अगर बात एल्बिडो की इंटेलेक्ट की करें तो जितने भी गैल्वन्स थे वो बाय बर्थ से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट थे, तो वहीं एल्बिडो दूसरा सबसे स्मार्टेस्ट गैल्वन था। तो उसका इंटेलेक्ट किस लेवल पर होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। एल्बिडो की रॉ इंटेलेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई थी। उसका दिमाग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स को बहुत ही जल्दी और आराम से कर देता था। यहाँ तक कि जब वो बेन के ह्यूमन फॉर्म में फंसा था तब भी उसने अपने गैल्वन लेवल के इंटेलेक्ट को नहीं खोया, और वो अर्थ के नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्मार्ट था। अपने ह्यूमन फॉर्म में होने के बाद भी एल्बिडो ने कई बार बेन और उसकी टीम को सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलेक्ट के दम पर चकमा दिया। यहाँ तक कि एल्बिडो जब अल्टीमेट्रिक्स पर काम कर रहा था तब उसने अल्टीमेट्रिक्स में एक एवोल्यूशनरी फंक्शन डालने का फैसला किया जिससे वो एलियंस की अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, और ऐसा उसने सिर्फ और सिर्फ बेन से बदला लेने और खुद को एजमथ से बेहतर साइंटिस्ट साबित करने के लिए किया था। साथ ही वो अपने इंटेलेक्ट के दम पर अपने एनिमी की स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस का भी पता लगा लेता था। वहीं अगर बात एल्बिडो की नॉलेज की करें तो एल्बिडो को बहुत सारी चीजों की नॉलेज थी। उसे गैल्वन प्राइम के हर एक वेपन, टेक और डिफेंस सिस्टम के बारे में अच्छे से पता था, और वो उन्हें अच्छे से यूज करना भी जानता था। यहाँ तक कि उसे ओमनीट्रिक्स के कोड सिस्टम
और डीएनए कोडिंग की भी डीप नॉलेज थी और इसी वजह से उसने अपना खुद का एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स भी बना लिया था। उसने एलियंस और उनके एवोल्यूशन पर बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी की थी और इसके बाद ही उसने आगे चलकर अपना खुद का एक एवोल्यूशनरी फंक्शन भी बनाया था। एल्बिडो यूनिवर्स के बहुत सारे प्लैनेट्स, वहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ रहने वाली एलियन स्पीसीज के बारे में जानता था। साथ ही उसे उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी पता था। इसके अलावा उसे दूसरे डायमेंशन जैसे नल वॉइड और वहाँ रहने वाले डेंजरस एलियंस की भी नॉलेज थी। इसके अलावा उसे क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कॉस्मिक एनर्जीज और कॉस्मिक लेवल के बीइंग्स के बारे में भी पता था। चलिए अब बात करते हैं एल्बिडो के थ्रू बनाए गए उसके टेक और उसके इन्वेंशंस के बारे में। नंबर 1, डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स। दोस्तों, एल्बिडो ने अपनी खुद की एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स बनाई थी। दरअसल जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिली तो एल्बिडो इस बात के सख्त खिलाफ था। उसका मानना था कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डिवाइस एक नॉर्मल ह्यूमन के पास नहीं होना चाहिए और तब उसने एज़मथ से एक दूसरे ओमनिट्रिक्स को बनाने की बात कही। लेकिन एज़मथ ने साफ मना करते हुए कहा कि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमनिट्रिक्स होना चाहिए। तब एल्बिडो ने एज़मथ से छुपकर खुद के दम पर एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स को क्रिएट किया, बट उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स को सीधा कोडॉन स्ट्रीम के डाटाबेस के साथ लिंक कर दिया और क्योंकि कोडॉन स्ट्रीम में बेन का डीएनए डिफ़ॉल्ट सेट था, इसी वजह से डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स का यूज़ करने के बाद एल्बिडो बेन के ह्यूमन फॉर्म में फंस गया। और आगे चलकर जब एज़मथ को इस बारे में पता चला कि एल्बिडो ने खुद की एक डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स बनाई है, तब उसने एल्बिडो से डुप्लीकेट ओमनिट्रिक्स का कोड छीन लिया, जिस वजह से एल्बिडो हमेशा के लिए बेन के ह्यूमन फॉर्म में फंस गया। नंबर 2, अल्टीमेट ट्रिक्स। दोस्तों, एज़मथ जब अल्टीमेट ट्रिक्स के कोर पर काम कर रहा था तब उस कोर के बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से एज़मथ ने उसे एक सीक्रेट वॉल्ट में रख दिया। बट इससे पहले कि एज़मथ उसे स्टेबल कर पाते, उससे पहले ही एल्बिडो ने उस कोर को चुरा लिया और उसे पूरा करके उससे अल्टीमेट ट्रिक्स बनाई। हालांकि उसमें बहुत सारे ग्लिचेस और बग्स थे, लेकिन इसके बाद भी एल्बिडो उसका यूज़ करके एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। साथ ही एल्बिडो ने इसमें एक एवोल्यूशनरी फंक्शन भी डाला, जो कि इसका सबसे खतरनाक फंक्शन था। ये फंक्शन अल्टीमेट ट्रिक्स के एलियंस को 10 लाख सालों के लिए एक वर्चुअल वॉर जोन में डाल देता था, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जहाँ हर टाइम सिर्फ वॉर, डिस्ट्रक्शन, ब्रूटल फाइट और डेथ चलती थी, जिस वजह से वो एलियंस उन सिचुएशंस और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को इवॉल्व करती थी। इसे आप बिल्कुल ह्यूमंस के एवोल्यूशन की तरह समझिए, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। जहाँ नेचुरल एवोल्यूशन का मकसद सर्वाइवल था, तो वहीं एवोल्यूशनरी फंक्शन का मेन मकसद एलियंस को उनकी लाइफ के सबसे बेकार, सबसे खतरनाक और बुरे टाइम पीरियड में 10 लाख सालों के लिए डाल देना था। मतलब सिंपल वर्ड में कहें तो एलियंस को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करना, इतना टॉर्चर करना कि एलियंस के अंदर के सारे इमोशंस और वीकनेस खत्म हो जाए, ताकि आखिर में जो बचे वो कोई एलियन नहीं बल्कि सिर्फ एक वॉर मशीन हो। और यही वजह थी कि एज़मथ अल्टीमेट ट्रिक्स और उसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और यही रीज़न था कि अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में एज़मथ ने न सिर्फ बेन से अल्टीमेट ट्रिक्स वापस ली, बल्कि उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर दिया। नंबर 3, स्टेबलाइजर। दोस्तों, बेन 10 ओमनिवर्स में एल्बिडो ने अपने लिए एक स्टेबलाइजर भी बनाया था, जो कि उसके डीएनए स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबलाइज करता था। इस स्टेबलाइजर की हेल्प से वो अपने गैल्वन फॉर्म में जब तक चाहे तब तक रह सकता था। साथ ही इसका यूज़ करके वो किसी भी एलियन स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, और वो भी जब तक वो चाहे। साथ ही इसकी मदद से वो एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था। नंबर 4, एज़मथ। दोस्तों, एज़मथ भी गैल्वन स्पीसीज से बिलोंग करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पीसीज पूरे यूनिवर्स की सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज में से एक है, तो वहीं एज़मथ सबसे स्मार्टेस्ट और इंटेलिजेंट गैल्वन है।
प्रोफेसर पैराडॉक्स, जिन्हें टाइम वॉकर कहा जाता है, जो कि हर एक टाइमलाइन, डायमेंशन, यूनिवर्स, मल्टीवर्स और यहाँ तक कि उसके बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिन्हें इन सब की नॉलेज है, उन्होंने एज़मथ को बेन 10 के मेन यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग कहा था। बट वहीं एज़मथ अपने आप को सिर्फ 5 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट मानता है और इसका मेन रीज़न है एज़मथ का साइंटिस्ट होना। कोई भी साइंटिस्ट बिना किसी प्रूफ के किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। एज़मथ जो लाइन कहता है कि वो 5 गैलेक्सीज में सबसे इंटेलिजेंट है, वो इसीलिए कहता है क्योंकि उसने उन 5 गैलेक्सीज को पूरा एक्सप्लोर किया है। वो उन गैलेक्सीज के एलियंस की स्पीसीज को अच्छे से जानता और समझता है और सब कुछ क्लियर और कंफर्म करने के बाद ही उसने अपने आप को 5 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट माना। अगर बात एज़मथ की इंटेलेक्ट की करें तो एज़मथ का इंटेलेक्ट लेवल बेन 10 के मेन यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर और एलियन के कंपैरिजन में मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा था। उसका दिमाग कॉस्मिक प्रॉब्लम्स और कॉस्मिक फिनोमिनन्स को सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में समझकर उन्हें सॉल्व कर देता था। इसके अलावा सभी गैल्वन्स के थ्रू उसे फर्स्ट थिंकर कहा गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि एज़मथ फ्यूचर में होने वाली बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़े इवेंट्स के लिए पहले से ही प्लान तैयार कर देता था। इसी के साथ जो चीज एज़मथ के इंटेलेक्ट को और बढ़ाती थी वो था उसका गलतियों से सीखना। एज़मथ हमेशा अपनी गलतियों से सीखता था। जब भी उसने कोई गलती की तो उसने उसे सुधारा भी था। यहाँ तक कि जब एज़मथ ओमनिट्रिक्स को बना रहा था तब उसने इसमें कई सारे फंक्शंस भी डाले थे जो कि उसकी इंटेलेक्ट को ही दिखाती हैं। सबसे पहला फंक्शन था इसका स्कैनिंग मोड। ये फंक्शन इसीलिए था ताकि अगर कोई ऐसा एलियन जिसका डीएनए पहले से ओमनिट्रिक्स के मेन डाटाबेस में स्टोर ना हो तो ओमनिट्रिक्स अपने आप उस एलियन के डीएनए को स्कैन करके उसके डीएनए को ओमनिट्रिक्स के मेन डाटाबेस में स्टोर कर देता था। क्योंकि एज़मथ जानता था कि फ्यूचर में बहुत सारी गैलेक्सीज के एलियंस उनकी गैलेक्सी में आ सकती हैं, फिर चाहे वो रूल करने के मकसद से आए, किसी से बचने आए या फिर किसी और वजह से। और ऐसा हमने देखा भी था जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 5 एलियंस एग्रीगॉर से बचने के लिए अर्थ पर आ गए थे और बेन ने उनका डीएनए स्कैन भी किया था। दूसरा था मास्टर कंट्रोल के फंक्शन को लॉक रखना। ये बात तो हम सब जानते हैं कि एज़मथ ने अर्थ पर ओमनिट्रिक्स को बेन के लिए नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा मैक्स टेनिसन के लिए भेजा था। लेकिन एज़मथ ये भी जानता था कि यूनिवर्स के और भी एलियंस इसके पीछे पड़े हैं लाइक विल्कैक्स। सो एज़मथ ने इसे अर्थ पर भेजने से पहले ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल के फंक्शन को लॉक कर दिया और साथ ही वॉच के एलियंस को 10 के सेट में अरेंज किया ताकि अगर मैक्स टेनिसन के अलावा किसी और को ओमनिट्रिक्स मिल भी जाए तब भी वो इसकी फुल पावर का यूज ना कर सके और वो सिर्फ 10 एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सके जब तक वो बाकी के एलियंस को अनलॉक करना ना सीख ले। और ऐसा हमने देखा भी था जब बेन 10 क्लासिक में बेन को ओमनिट्रिक्स मिली तब उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 एलियंस ही अनलॉक थे, क्योंकि एज़मथ जानता था कि ओमनिट्रिक्स अगर मैक्स टेनिसन को मिली तो वो बहुत जल्दी ही इसे यूज करना सीख जाएंगे और साथ ही मास्टर कंट्रोल के फंक्शन को भी बहुत जल्दी अनलॉक कर लेंगे। तीसरा था ओमनिट्रिक्स का फेल सेफ मोड। ये फंक्शन ओमनिट्रिक्स के यूजर को कभी भी मरने नहीं देता था। अगर बेन पर कोई ऐसा हमला हो जाए जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके या जो उसकी लाइफ के लिए डेंजरस हो तो ओमनिट्रिक्स अपने आप बेन को एक ऐसे एलियन में बदल देता था जो कि उस अटैक को सह सके। लाइक जब मेल्ट्रोवैन ने एनाइलार को एक्टिवेट किया तो ओमनिट्रिक्स ने बहुत जल्दी मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर बेन को एक के बाद एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म किया और लास्ट में ओमनिट्रिक्स ने बेन को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर दिया और फीडबैक ने एनाइलार की सारी पावर को सोख लिया। अगर बात एज़मथ की नॉलेज की करें तो एज़मथ की नॉलेज की शायद कोई लिमिट ही नहीं थी। जिन 5 गैलेक्सीज का मैंने पहले मेंशन किया, एज़मथ को उन 5 गैलेक्सीज के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलियन स्पीसीज और उनके एलियन स्ट्रक्चर की एब्सोल्यूट नॉलेज थी।
और साथ ही वो यूनिवर्स की हर एलियन स्पीसीज के बारे में सब कुछ जानता था। इसके अलावा एज़मथ को मैजिक और माना के बारे में भी पता था। हालांकि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी, बट वो माना जो कि लाइफ एनर्जी फोर्स है और चार्म ऑफ बिजेल के बारे में सब कुछ जानता था। एज़मथ की नॉलेज पहले सिर्फ 5 गैलेक्सीज तक या फिर यूनिवर्स तक लिमिटेड थी, बट प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ दोस्ती होने के बाद एज़मथ ऑलमोस्ट 9 ओमनिशियंस बन गया, क्योंकि उसे स्पेस टाइम, इनफाइनाइट पैरेलल रियलिटीज, डायमेंशंस और मल्टीवर्स के साथ कॉस्मिक एनोमलीज के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था। और साथ ही वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बारे में जानता था, जो कि इन सभी से बाहर एग्जिस्ट करता है, जहां पर सेलेस्टियल सीपियन रहती है। साथ ही एज़मथ को मैप ऑफ इन्फिनिटी के बारे में भी सब कुछ पता था। हालांकि यूनिवर्स के और भी कई एलियंस और कैरेक्टर लाइक मैक्स और केविन इसके बारे में जानते थे, बट वो इसे सिर्फ और सिर्फ एक लेजेंड या फिर मिथ मानते थे। और पूरे बेंटन यूनिवर्स में सिर्फ प्रोफेसर पैराडॉक्स, एज़मथ और एग्रीगोर ही थे जो कि मैप ऑफ इन्फिनिटी की असलियत के बारे में जानते थे। साथ ही एज़मथ क्वांटामिलिया जो कि 5th डायमेंशन बीइंग है और नालजियान जो कि 26th डायमेंशन बीइंग है, उनके बारे में भी बहुत कुछ पता था। अब बात करते हैं एज़मथ के थ्रू बनाए गए उसके टेक और उसके इन्वेंशंस के बारे में। नंबर 1, स्वॉर्ड ऑफ एस्कलन। दोस्तों, ये एज़मथ का बनाया गया उसका सबसे पहला, सबसे डिस्ट्रक्टिव और सबसे पावरफुल वेपन था। एस्कलन से यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को टैप और कंट्रोल किया जा सकता था। एस्कलन का यूजर इसकी पावर से रियलिटी को चेंज कर सकता था और कॉस्मिक एनर्जीज पर भी इसका फुल कंट्रोल था। एस्कलन किसी भी तरह की पावर, एनर्जी या फिर मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता था। एस्कलन को अपने हाथ में लेने के बाद ये अपने यूजर को एक पावरफुल आर्मर देता था, जो कि इसके यूजर को हर तरह के फिजिकल अटैक और एनर्जी ब्लास्ट से बचाता था। साथ ही एनोडाइट्स के माना अटैक भी इस आर्मर पर काम नहीं करते थे। और इस आर्मर की सबसे बड़ी पावर थी एस्कलन के यूजर को हर तरह के माइंड कंट्रोल से प्रोटेक्ट करना। साथ ही एस्कलन की हेल्प से पोर्टल्स को क्रिएट किया जा सकता था, जिससे यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रैवल किया जा सकता था। इसके अलावा अगर एस्कलन का यूजर कोई बहुत ही ज्यादा बूढ़ा इंसान हो तो एस्कलन अपनी पावर से उसे फिर से यंग बना देता था, जैसा कि सर जॉर्ज के साथ हुआ। दरअसल जब एज़मथ ने एस्कलन को क्रिएट किया तब एक इनकर्जन वॉरियर ने इसे चुरा लिया ताकि वो अपने प्लेनेट पे चल रही एक वॉर को खत्म कर सके। लेकिन वो वॉरियर एस्कलन की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें लाखों एलियंस मारे गए। एज़मथ को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्ट हुआ और उसने एस्कलन को छुपा दिया। आगे चलकर जब एज़मथ को पता चला कि डैगन नाम का एक इंटर डायमेंशनल बीइंग अर्थ को खत्म करना चाहता है, तब एज़मथ ने ये स्वॉर्ड सर जॉर्ज को दी और सर जॉर्ज ने इस स्वॉर्ड का यूज करके न सिर्फ डैगन को हराया बल्कि उसे कैद भी कर दिया। इसके बाद जब फ्यूचर में विल्गैक्स को डैगन की पावर मिल गई, तब बेन ने एस्कलन की हेल्प से विल्गैक्स के अंदर मौजूद डैगन की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर बेन ने ये स्वॉर्ड वापस एज़मथ को ही लौटा दी। नंबर 2, ओमनिट्रिक्स। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि मैंने एस्कलन को सबसे पावरफुल वेपन क्यों कहा, तो यहाँ पर आपको एज़मथ के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। एज़मथ ने एस्कलन को प्रॉपर एक वेपन के फॉर्म में बनाया था और जब इनकर्जन्स का प्लैनेट डिस्ट्रॉय हुआ और लाखों एलियंस मारे गए, तब एज़मथ ने अपने गिल्ट के चलते ओमनिट्रिक्स को बनाने का फैसला किया। एक ऐसा टेक जो कि यूनिवर्स के सभी एलियंस के बीच एक बैलेंस को क्रिएट कर सके। एज़मथ ने खुद कंफर्म किया था कि उसने ओमनिट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक पीसफुल डिवाइस के फॉर्म में बनाया था। एज़मथ ने खुद कहा था कि ओमनिट्रिक्स को बनाने का मकसद ना तो वॉर है और ना ही पावर, बल्कि इसका मकसद यूनिवर्स के सभी एलियंस के बीच एक पीस और एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है। और अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो ओमनिट्रिक्स की मदद से उसे फिर से जिंदा किया जा सके। ओमनिट्रिक्स का यूजर इसकी हेल्प से डिफरेंट एलियन स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता था
ओमनीट्रिक्स का एक फीचर था जो कि इसके यूजर को सिर्फ एलियन में नहीं बदलता था, बल्कि ओमनीट्रिक्स अपने यूजर को उस स्पीसीज के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे फिट और सबसे इंटेलिजेंट यानी सबसे पावरफुल वर्जन में ट्रांसफॉर्म करता था। एजमथ ने खुद कंफर्म किया था कि उसने मिल्की वे गैलेक्सी के हर एक समझदार एलियन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में स्टोर किया था। साथ ही एजमथ ने जब बेन को मास्टर कंट्रोल दिया तब ओमनीट्रिक्स ने खुद कंफर्म किया था कि उसके अंदर 10,0903 जेनेटिक सैंपल्स मौजूद हैं और अगर गलती से ओमनीट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड शुरू हो जाए तो इसकी पावर पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। ओमनीट्रिक्स और एस्केलन ये दोनों एजमथ के बनाए गए उसके सबसे बड़े और सबसे पावरफुल इन्वेंशन थे। नंबर 3, प्राइमस और कोडॉन स्ट्रीम। दोस्तों, प्राइमस कोई मशीन या टेक नहीं बल्कि ये एक पूरा का पूरा जिंदा और आर्टिफिशियल प्लैनेट है जिसे एजमथ ने बनाया था और आप इसे ओमनीट्रिक्स की एलियन स्पीसीज का मेन डाटाबेस और सेंटर कह सकते हैं। असल में ओमनीट्रिक्स के अंदर कोई भी डीएनए स्टोर नहीं होता। एजमथ ने खुद कहा था कि ओमनीट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर है जो कि प्राइमस प्लैनेट से सिग्नल और डीएनए को रिसीव करने का काम करता है। वहीं कोडॉन स्ट्रीम वो ग्रीन लावा है जो कि एक रिवर की तरह पूरे प्राइमस पर फैला हुआ है। रियलिटी में वो ग्रीन लावा ओमनीट्रिक्स के 10 लाख से भी ज्यादा एलियंस का डीएनए है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पूरे प्राइमस पर मौजूद है। एजमथ ने खुद कहा था कि बिना प्राइमस और कोडॉन स्ट्रीम के ओमनीट्रिक्स किसी काम का नहीं है। नंबर 4, वुलैक्टिकस बायोप्सिस। दोस्तों, ये दिखने में बिल्कुल ब्लू कलर के रोबोटिक मॉस्किटोज की तरह थे। इन्हें भी एजमथ ने बनाया था। इनका बस एक मकसद था, मिल्की वे गैलेक्सी के हर एक प्लैनेट पे जाकर वहां के एलियंस का डीएनए सैंपल कलेक्ट करके उसे प्राइमस पर पहुंचाना। प्राइमस पर जिन 10 लाख एलियंस का डीएनए मौजूद है उन्हें वहां पर वुलैक्टिकस बायोप्सिस ने ही पहुंचाया था। एक्चुअली में एजमथ पहले खुद एलियंस का डीएनए कलेक्ट करता था, लेकिन जब एजमथ ने देखा कि वो एक ही वक्त पर ओमनीट्रिक्स को बनाने का काम और साथ ही डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का काम नहीं कर सकता और इसमें बहुत वक्त लग रहा है, तब एजमथ ने वुलैक्टिकस बायोप्सिस को बनाया। इसके अलावा भी एजमथ ने और भी कई सारी क्रिएशंस की थी, जैसे कि अपग्रेड यानी कि गैल्वेनिक मेकामॉर्फ, एक पूरी की पूरी एलियन स्पीसीज को क्रिएट करना। नंबर 3, क्वांटामिलिया। दोस्तों, क्वांटामिलिया के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि क्वांटामिलिया का अपीयरेंस पूरी बेन 10 सीरीज में सिर्फ एक एपिसोड में हुआ था। क्वांटामिलिया 5th डायमेंशन बीइंग है और इसी वजह से 3 डायमेंशन का कोई भी कैरेक्टर, एलियन या फिर बीइंग इन्हें इनके असली फॉर्म में नहीं देख सकता। अगर कोई क्वांटामिलिया के सामने जाएगा भी तो उसे क्वांटामिलिया में वही दिखेगा जो कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे कि बेन को क्वांटामिलिया में मिस्टर स्मूदी दिखती है, वहीं रुक को अपने फादर और वहीं मेल्ट्रोवैन को खुद अपनी ही शक्ल दिखती है। सिर्फ वही बींग्स जो कि 5th डायमेंशन या फिर उसके ऊपर के डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही क्वांटामिलिया को उनकी असली फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि नाल्जियान, सेलेस्टियल सीपियन और प्रोफेसर पैराडॉक्स। क्वांटामिलिया का अपना कोई भी डीएनए नहीं होता। रियलिटी में इनका शरीर प्योर ओमनी एनर्जी से बना है। अगर बात क्वांटामिलिया के इंटेलेक्ट की करें तो क्वांटामिलिया का इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई था जिसके बारे में सोचना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 5th डायमेंशन बीइंग होने की वजह से इनके सोचने का तरीका बेन 10 के 3D यूनिवर्स के बीइंग से बहुत ऊपर था। इनका इंटेलेक्ट किसी एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इनका इंटेलेक्ट मल्टीवर्सल लेवल का था। ये इंटेलेक्ट वाइज सुपर जीनियस और 9 ओमनिसियंस थे। उनका दिमाग स्पेस टाइम और फिजिकल लॉ से बिल्कुल ऊपर था। 3 डायमेंशन की सबसे बड़ी कैलकुलेशन भी क्वांटामिलिया के लिए ज्यादा से ज्यादा बेसिक नॉलेज ही थी। यहाँ तक कि क्वांटामिलिया के लिए यूनिवर्स का क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह था और ये एक समय पर हजारों टाइमलाइंस और पॉसिबिलिटीज को एक साथ समझ सकते थे। वहीं बात अगर क्वांटामिलिया के नॉलेज की करें तो क्वांटामिलिया नॉलेज में भी सुप्रीम थे।
क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के बनने से पहले का है। क्वांटामिलिया पूरे मल्टीवर्स के ऑब्जर्वर हैं। उन्हें बहुत सारे यूनिवर्स की नॉलेज है कि वो कब क्रिएट होंगे और कब डिस्ट्रॉय होंगे। इसी के साथ उन्हें मल्टीवर्स के हर एक एलियन स्पीसीज के प्योर डीएनए और जेनेटिक एवोल्यूशन की एडवांस नॉलेज है। क्वांटामिलिया ही यूनिवर्स के क्रिएट होने के बाद स्लाइम बॉट यानी स्कर्ट की स्पीसीज को यूनिवर्स में छोड़ते हैं ताकि वो पूरे कॉस्मोस में डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करके लाइफ को शुरू करने का काम कर सके। उन्हें 3 डायमेंशन से लेकर 5th डायमेंशन और उसके ऊपर के भी कुछ और डायमेंशंस की नॉलेज है। साथ ही वहाँ के रूल्स, एनर्जीज और लॉ के बारे में भी वो सब कुछ अच्छे से जानते हैं। अगर बात करें क्वांटामिलिया के बनाए गए उनके टेक और उनके इन्वेंशन के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा एनआई लार्क का। कई लोग मानते हैं कि एनआई लार्क क्वांटामिलिया का बनाया गया एक डूम्सडे बॉम्ब है जिससे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। रियलिटी में एनआई लार्क क्वांटामिलिया का बनाया गया एक क्रिएशन टूल है। दरअसल क्वांटामिलिया एक कॉस्मोस से दूसरे कॉस्मोस में लगातार ट्रैवल करते हैं और जब उन्हें अपने इस ट्रैवल के टाइम कोई ऐसी जगह मिलती है जहां पर पहले से कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्वांटामिलिया एनआई लार्क की मदद से वहां पर बिग बैंग कराकर एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ तक कि बेन 10 के प्राइम यूनिवर्स को भी क्वांटामिलिया ने ही एनआई लार्क की मदद से बनाया था। लेकिन एनआई लार्क का एक बहुत बड़ा और स्ट्रिक्ट रूल ये भी था कि अगर इसका यूज किसी ऐसी जगह पर किया गया जहां पर पहले से कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एनआई लार्क अपनी पावर से उस बने बनाए यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता था। दूसरा था क्वांटामिलिया का शिप। दोस्तों ये शिप भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। आप इस बात से इस शिप की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिग बैंग की मैसिव एनर्जी का भी इस शिप पर कोई असर नहीं होता था। इस शिप की मदद से एक कॉस्मोस से दूसरे कॉस्मोस में जाया जा सकता था। इस शिप का कलर गोल्डन एंड सिल्वर था और जब क्वांटामिलिया ने बेन 10 के प्राइम यूनिवर्स को क्रिएट किया तब वो इस शिप को ऐसे ही छोड़कर वापस से 5th डायमेंशन में चले गए थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस शिप का ऑटो पायलट और टेलीपोर्टेशन सिस्टम ऑन कर दिया था, जिसके बाद ये शिप लगातार बिलियंस ऑफ ईयर तक एक कॉस्मोस से दूसरे कॉस्मोस में ट्रैवल कर रही थी। और जब बिलियंस ऑफ ईयर्स के ट्रैवल के बाद ये शिप अर्थ के ऊपर पहुंची तो इतने लंबे वक्त की वजह से इस शिप का गोल्डन और सिल्वर कलर चला गया और ये शिप बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी इसका असर इस शिप की टेक्नोलॉजी और इसके फंक्शन पर नहीं पड़ा। वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। यहाँ तक कि प्लम्बर्स भी अपनी एडवांस मशीन के जरिए इस शिप की टेक्नोलॉजी का पता नहीं लगा पाए थे। नंबर 2, नालजियान। दोस्तों क्वांटामिलिया की तरह ही नालजियान का अपीयरेंस भी पूरी बेन 10 सीरीज में सिर्फ एक बार हुआ था। दोस्तों नालजियान 26 डायमेंशन से बिलोंग करते हैं और ये इंटर डायमेंशनल एलियन स्पीसीज है। इनका शरीर प्योर एनर्जी से बना है और इनकी बॉडी ब्लू फ्लेम से कवर्ड रहती है और नालजियान ऑलमोस्ट इमॉर्टल माने जाते हैं क्योंकि इनकी दुनिया में जिस नालजियान की उम्र 3 मिलियन ईयर होती है उसे सिर्फ एक बच्चा कंसीडर किया जाता है। ये किसी भी डायमेंशन में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। अगर बात नालजियान के इंटेलेक्ट और उनके नॉलेज की करें तो नालजियान एक ही वक्त पर 1 से लेकर 26 डायमेंशन को समझकर उन्हें प्रोसेस कर सकते थे। जो चीज़ 25th डायमेंशन तक बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती थी वो नालजियान के लिए सिर्फ आम बातें थी और 26 डायमेंशन के हर एक रूल की नॉलेज उन्हें अच्छे से थी। यहाँ तक कि 1 से लेकर 26 डायमेंशन तक जितनी भी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स थे उन्हें उन सब के बारे में पता था। यहाँ तक कि वो वहाँ रहने वाले एलियंस और उनकी सिविलाइजेशंस के बारे में भी अच्छे से जानते थे। और नालजियान मदर ने खुद कंफर्म किया था कि सिर्फ 26 डायमेंशन ऐसे हैं जो कि मैटर करते हैं, मतलब उन्हें 26 डायमेंशन के अलावा कुछ और डायमेंशंस की भी अच्छे से नॉलेज है। अगर बात नालजियान के बनाए गए टेक और उनके इन्वेंशन की करें तो हमें इनका बनाया गया सिर्फ नालजियान डिस्ट्रक्टर देखने को मिला था और रियलिटी में वो कोई टेक नहीं
बल्कि उनके बच्चों का सबसे पसंदीदा खिलौना था। नालजियान डिस्ट्रक्टर देखने में बिल्कुल एक क्यूब की तरह था। ये जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या चीज को देखता था, ये उसकी परफेक्टली कॉपी करते हुए उसके फॉर्म में बदल जाता था। साथ ही ये उसकी हर एक अटैक, मूवमेंट और मूव को एग्जैक्ट कॉपी करता था और बेन और उसके दोस्तों को इसे हराने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई थी। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि एज़मथ की बनाई गई ओमनिट्रिक्स खुद लेवल 20 का टेक है, जबकि इस टॉय का लेवल ही लेवल 20 के ऊपर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि नालजियान का बनाया गया असली टेक कितना पावरफुल और किस लेवल पर होगा। नंबर 1, प्रोफेसर पैराडॉक्स। दोस्तों, प्रोफेसर पैराडॉक्स पहले सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1950 में वो एक बहुत ही टॉप सीक्रेट टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, पर उनके असिस्टेंट की गलती की वजह से पैराडॉक्स इवेंट होराइजन में चले गए। इवेंट होराइजन एक ऐसी जगह है जहां पर स्पेस टाइम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता और प्रोफेसर पैराडॉक्स वहां पर 1,00,000 सालों के लिए फंस गए। और क्योंकि इवेंट होराइजन में टाइम होता ही नहीं है, इस वजह से प्रोफेसर पैराडॉक्स को भूख, प्यास, थकान और नींद आना सब बंद हो गया था। यहाँ तक कि उनकी उम्र बढ़ना भी रुक गई और इतने लंबे समय तक वहाँ फंसे रहने की वजह से प्रोफेसर पैराडॉक्स धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग गए। यहाँ तक कि एक वक्त पर वो अपना असली नाम तक भूल गए और पूरी तरह से पागल हो गए। लेकिन फिर कई हजार सालों के बाद वो अपने पागलपन से ही बोर हो गए, जिसके बाद उनका माइंड वापस से स्टेबल हुआ और तब उन्होंने पूरे स्पेस टाइम कंटिन्यूम को समझकर उसे पूरी तरह मास्टर कर लिया था। उन्हें पता चल गया था कि टाइम कैसे काम करता है और इसके शॉर्टकट्स कहाँ पर हैं। अपनी इस नॉलेज के दम पर वो हर एक टाइमलाइन, यूनिवर्स, डायमेंशन और इनफाइनाइट कॉस्मोस और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते थे। साथ ही वो इनके बाहर भी जा सकते थे और प्रोफेसर पैराडॉक्स इन सब के बारे में सब कुछ जान चुके थे। अगर बात प्रोफेसर पैराडॉक्स के इंटेलेक्ट और उनके नॉलेज की करें तो इसका सिंपल आंसर है कि वो इंटेलेक्ट और नॉलेज दोनों में प्योर ओमनिसिएंट थे। प्रोफेसर पैराडॉक्स अपने इंटेलेक्ट के दम पर फ्यूचर में होने वाली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को पहले ही समझकर उन्हें सॉल्व कर सकते थे। साथ ही उनका क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में भी वो पहले से जानते थे। साथ ही वो ये भी जानते थे कि इनफाइनाइट मल्टीवर्स में कौन सा इंसिडेंट कब, कहां, कैसे और क्यों होगा और उसे कौन बदलेगा। साथ ही उसके बदलने के साथ कितने और कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये भी वो पहले से जानते थे। अगर बात प्रोफेसर पैराडॉक्स के बनाए गए उनके टेक और उनके इन्वेंशन की करें तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा क्रोनो नेविगेटर का। ये प्रोफेसर पैराडॉक्स का बनाया गया उनका सबसे पावरफुल इन्वेंशन था। इसे आप पूरे इनफाइनाइट मल्टीवर्सेस का जीपीएस कह सकते हैं। क्रोनो नेविगेटर अपने यूजर को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इनफाइनाइट टाइमलाइंस, डायमेंशन, मल्टीवर्स और कॉस्मोस में, यहाँ तक कि उसके बाहर भी ले जा सकता था। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो इसकी पावर इतनी थी जो कि पूरी रियलिटी, पूरे स्पेस टाइम कंटिन्यूम और सभी डायमेंशंस को एक साथ खत्म कर सकती थी, फिर चाहे वो लोअर डायमेंशंस हो या फिर हायर डायमेंशंस। नंबर 2, मैप ऑफ इंफिनिटी। दोस्तों, एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स और एस्केलन जैसी इन्वेंशंस को क्रिएट किया था, लेकिन इसके बाद भी उसने मैप ऑफ इंफिनिटी को यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और आर्टिफैक्ट कहा था। मैप ऑफ इंफिनिटी असल में 17 डायमेंशन तक फैला एक मैप है। इस मैप का यूजर इसकी पावर से इन 17 डायमेंशन में जब चाहे जहां चाहे बिना किसी रोक टोक के जा सकता है। इस मैप की सबसे बड़ी पावर है कि ये फोर्ज ऑफ क्रिएशन में एंटर करने की है। दरअसल फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक पहुंचने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल उसके अंदर जाना है। दरअसल प्रोफेसर पैराडॉक्स ने पूरे फोर्ज ऑफ क्रिएशन के चारों तरफ एक पावरफुल कोरोनल रैंडोमाइजेशन बैरियर लगाया है, जिसके होते हुए सेलेस्टियल सीपियन
प्रोफेसर पैराडॉक्स और सिर्फ वही इंसान जिसके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी हो, सिर्फ वही टीम फोर्ज ऑफ क्रिएशन में बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकती है। प्रोफेसर पैराडॉक्स जानते थे कि अगर ये मैप गलती से किसी गलत हाथों में चला गया तो इसकी मदद से पूरी मल्टीवर्स में तबाही आ सकती है। इसीलिए उन्होंने मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 पीस किए और उन्हें यूनिवर्स के 4 अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।